गांव में आज एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा भी कोई राज सुनाने के लिए बेकरार हो। ताया अब्बू ने ऐलान किया था कि अली अमेरिका से वापस आ रहा है, और बस पूरे खानदान की लड़कियों में ऐसी हलचल मची कि घर के हर कोने में खुसर फुसर शुरू हो गई। कोई पार्लर के चक्कर लगा रही थी, कोई अंग्रेजी की मुश्किल लफ्ज दोहरा रही थी, और किसी के हाथ पांव ही फूले हुए थे, क्योंकि आखिरकार खानदान का सबसे हैंडसम हीरो पाकिस्तान लौट रहा था, और इस बार शायद शादी के इरादे से। इसी शोर शराबे में कुद्सिया बिल्कुल चुप थी। वो तो बड़े ख्वाब लेकर शहर आई थी, सिर्फ पढ़ने के लिए। उसका इरादा यही था कि गांव से निकलकर डिग्री ले और अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद करे। लेकिन तीनों खालाओं की चालाकियों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। घर के सारे काम उसी के जिम्मे, और खुद सारा दिन ऐश में। उसी सुबह भी वो नाश्ते की प्लेट हाथ में लिए जमीन पर बैठी थी कि अचानक पूरा घर रोशन हो गया। अली पहुंच चुका था। सब लोग भागते हुए लाउंज की तरफ जा रहे थे, लेकिन कुद्सिया को तो किचन में ही रोक दिया गया था। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी खाला ने तेज नजरों से उसे देखा। जाकर सानिया के लिए नाश्ता बना दो, बच्ची उठने वाली है। कुद्सिया ने आहिस्ता से कहा, खाला जान मेरी क्लास है। तो क्या हुआ, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी अगर 10 मिनट लेट हो जाओगी? छोटी खाला ने चुटकी लेते हुए कहा। कुद्सिया ने अपना नाश्ता वहीं छोड़ दिया और जल्दी जल्दी दूसरे के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। मेज पर रखकर वक्त देखा, क्लास शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। दिल पर पत्थर रखकर उसने बैग उठाया और बाहर निकल गई। यूनिवर्सिटी पहुंचने तक वो 10 मिनट लेट हो चुकी थी, और उस्ताद ने पूरी क्लास के सामने उसकी खूब सरजनिश की। वो आंखों में आंसू लिए अपनी दोस्त फारिया के साथ बैठ गई। आज फिर तुम्हारी खालाओं ने देर करवा दी ना? फारिया ने तल्खी से कहा। कुद्सिया ने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी। क्या करूं? बाबा ने बड़ी मुश्किल से शहर आने की इजाजत दी है, मैं उन्हें शिकायत नहीं कर सकती। फारिया ने गुस्से से कहा, तुम्हारे मामू और वालिद जो कुछ महीने भर का खर्च बेचते हैं, तुम्हारी खालाएं सब हजम कर जाती हैं, ऊपर से सारा काम भी तुमसे करवाती हैं। ये हद है, अपने चचा से बात करो कुद्सिया। लेकिन कुद्सिया जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो पढ़ने आई थी, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। उसे याद आया जब वो पहली बार गांव से निकली थी। उसके वालिद शहबाज बहुत सख्त थे। पहले तो उन्होंने शहर पढ़ने भेजने से साफ इनकार कर दिया, मगर उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया, वो भी सिर्फ इस शर्त पर कि कुद्सिया मामों के घर में रहेगी। पहले दिन सब ने उसके खाना पकाने की बहुत तारीफ की, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसे पता ही नहीं चला कि कब मुकम्मल किचन उसके जिम्मे आ गया। अब तुम यहाँ 3 साल रहोगी तो जिम्मेदारियां भी तो बांटनी पड़ेंगी, बड़ी खाला ने बड़े आराम से ऐलान कर दिया था। आज से घर के तीनों वक्त के खाने तुम बनाओगी। कुद्सिया बस खामोश रह गई, किससे बहस करती। उसी दौड़ भाग में आज अली को घर आना था। पूरे खानदान में जैसे बिजली दौड़ गई हो। सारे चचा चचियां कजन सब तैयारियां करने लगे। लड़कियों ने तो मुकाबला ही शुरू कर दिया था कि कौन अली की नजर में आएगा। और आखिरकार अली घर में दाखिल हुआ, शानदार, बावकार और सबकी तवज्जो का मरकज। मगर उस लम्हे उसे पहली बार कुद्सिया दिखाई दी, वो लड़की जो चुपचाप किचन के दरवाजे पर खड़ी सबके लिए चाय लेकर आई थी। और कहानी यहाँ से एक नए मोड़ की तरफ मुड़ने लगी। कुद्सिया ने चाय की ट्रे संभालकर जैसे ही लाउंज में कदम रखा, उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। पूरा कमरा खुशबुओं, कहकहों और बेताब नजरों से भरा हुआ था। अली सोफे पर बैठा था और सब उसके गिर्द चक्कर काटते फिरते थे। कोई उसका दुबई वाला कारोबार पूछ रहा था, कोई उसके सूट की तारीफ कर रहा था, कोई तस्वीरें खिंचवाने के बहाने उसके पास झुक रही थी। कुद्सिया खामोशी से कोने में खड़ी रही, दिल में अजीब सी कसक लिए। वो जानती थी कि उसकी मेहनत का सारा क्रेडिट सानिया के नाम लगा दिया गया है। फजर से अब तक किचन में खड़े खड़े उसकी टांगें दुख रही थीं, मगर किसी ने ये तक ना पूछा कि उसने खाया भी है या नहीं। वो चाय कप में डालने में मसरूफ थी कि अचानक किसी ने उसके हाथ से कप ले लिया। ये कौन है? अली की आवाज़ पहली बार सीधी उसकी तरफ आई। कुद्सिया चौंक गई। बाकी लड़कियां भी पल भर को खामोश हो गईं। बड़ी खाला फौरन आगे बढ़ी, मुस्कुराहट मसनूई और लहजा ज़बरदस्ती नरम। अरे बेटा, ये तुम्हारे बड़े चचा की बेटी है, यहाँ पढ़ती है, हमारे साथ ही रहती है। कुद्सिया नजरें झुका गई। उसे लगा जैसे सबकी नजरें उसके कपड़ों, उसकी सादगी और उसके थके हुए चेहरे का वजन तोल रही हैं।
بھائی آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کے آنے پر کوئی اتنا اسپیشل کھانا بنائے گا. میں نے ہی سارا کچن سنبھالا ہوا تھا. قدسیہ کے دل میں جیسے کسی نے نوک دھاڑ چیز چبھ ہو دی ہو. علی نے ثانیہ کی بات پر بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کی نظر بار بار دھیرے سے قدسیہ کی طرف جا رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو جو لفظوں میں نہیں آ پا رہا. چائے رکھ کر قدسیہ واپس مڑنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر علی سے ٹکرا گئی. یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اسے دیکھا تھا، بس نظر بھر کے نہیں، سمجھ کر. قدسیہ کا دل ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا. وہ فوراً کچن میں چلی گئی، سانس قابو میں نہیں آ رہی تھی. کچھ دیر بعد سب چائے پی کر اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے. کوئی علی کو پارلر کے قصے سنا رہا تھا، کوئی اس کے ساتھ تصویری مشابہت کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن قدسیہ کو کھانا بنانے کے بعد بھی چین نہیں ملا تھا. بڑی خالہ اسے پھر آواز دے رہی تھیں، قدسیہ کپڑے دھونے ہیں، مشین خراب ہے، ہاتھ سے دھونا، سمجھ آئی؟ وہ تھکے قدموں سے پچھواڑے میں آئی. سرد ہوا چل رہی تھی اور شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا. ہاتھ ٹھنڈے پانی میں جاتے ہی سن ہونے لگے، لیکن وہ کیا کرتی؟ انکار کرنا تو اس کے اختیار میں کبھی تھا ہی نہیں. کپڑے نچوڑتے نچوڑتے اس کی انگلیاں درد سے نیلی ہو چکی تھیں، آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا، تھکن کا بھی، اداسی کا بھی. وہ ایک قمیض نچوڑ ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا منہ ہاتھ سے ڈھانپ لیا. وہ چیخ بھی نہ سکی. پوری دنیا جیسے ایک لمحے کو بے حس ہو گئی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. تم یہ سب اکیلی کیوں کر رہی ہو؟ قدسیہ نے آنکھیں جھپکیں. وہ آواز، وہ لمس، اس کے ہوش اڑ گئے. علی اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اس کا چہرہ قدسیہ کے کان کے بالکل قریب، سانسیں گرم، لہجہ سخت مگر درد بھرا. قدسیہ کا دل جیسے بند ہونے لگا. ہٹیں پلیز، وہ ہکلاتے ہوئے بولی. قدسیہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس بحال کرنے کی کوشش کی. ٹھنڈی ہوا، گیلے کپڑے اور اچانک علی کی موجودگی سب مل کر اسے کانپنے پر مجبور کر رہے تھے. علی اس کی حالت دیکھ کر اور قریب آ گیا. قدسیہ چلو یہاں سے، تم تھک گئی ہو، چھوڑو یہ سب. قدسیہ نے لرزتی آواز میں کہا، نہیں، کل تک دھونا ہے، خالہ ناراض ہوں گی. علی نے بے چینی سے آس پاس دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولا، خالہ کو میں دیکھ لوں گا، تم چلو. قدسیہ نے انکار کیا تو وہ سیدھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر لے گیا اور پورا خاندان حیرت سے پلکیں جھپکاتا رہ گیا. علی جیسے ہی قدسیہ کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج کی طرف بڑھا، پورے گھر میں ایک دم چپ سی چھا گئی. وہی لوگ جو کچھ لمحے پہلے علی کے آگے پیچھے پھر رہے تھے، اب حیران نظروں سے دونوں کو گھونچتے رہ گئے. ثانیہ کا چہرہ تو ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی نے اس کی ساری پسندیدہ چیزیں سامنے سے اٹھا کر پھینک دی ہوں. علی نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر انہیں روک دیا. لحاظ کی کوئی جھلک نہیں تھی، بلکہ صاف غصہ تھا. خالہ کام کے لیے ملازم ہے، یہ کیوں کپڑے دھو رہی تھی؟ بڑی خالہ فوراً بول پڑی، مصنوعی حیرت اور مصنوعی ہی پریشانی سے. ارے نہیں بیٹا، یہ تو خود ہی ضد کرتی ہے کام کرنے کی. قدسیہ نے چونک کر بڑی خالہ کی طرح دیکھا. ضد؟ وہ دل ہی دل میں ہنس پڑی. اگر یہ ضد نہ کرے تو شاید اس گھر کی دنیا رک جائے. علی نے سرد نظر سے سب کو دیکھا. اب یہ کام نہیں کرے گی، سمجھ آئی سب کو؟ پوری لاؤنج میں جیسے کسی نے پن کیسے گرنے کی آواز بھی سنا دی ہو. بڑی خالہ کے چہرے پر ایسی خفگی تھی جیسے کسی نے ان کا تختہ الٹ دیا ہو. ثانیہ لپک کر آگے آئی، ہونٹ بھینچ کر، بھائی آپ نے اسے کیوں اندر لایا؟ ہمیں تو لگا آپ کو خوشبوؤں کی کلیکشن دکھانی ہے. یہ محض جملہ نہیں تھا، ایک مکمل جلن کا طوفان. علی نے اس کی طرف ایک لمحہ دیکھا، پھر بے نیازی سے بولا، خوشبو بعد میں، پہلے انسانیت. ثانیہ کا دل وہیں ٹوٹ کر کرچیوں میں بکھر گیا. قدسیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں میں سر تھامے. کچھ دیر بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ کوئی اس کے لیے یوں آواز اٹھائے گا، وہ بھی علی جیسا شخص جسے پورا خاندان مستقبل کا شہزادہ سمجھتا تھا. یہ سب سوچتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سبز چائے کا کپ چھلک گیا. وہ گھبرا کر اٹھنے لگی مگر دروازے پر دستک ہوئی. ثانیہ لپک کر آگے آئی، ہونٹ بھینچ کر، بھائی آپ نے اسے کیوں اندر لایا؟ ہمیں تو لگا آپ کو خوشبوؤں کی کلیکشن دکھانی ہے. یہ محض جملہ نہیں تھا، ایک مکمل جلن کا طوفان. علی نے اس کی طرف ایک لمحہ دیکھا، پھر بے نیازی سے بولا، خوشبو بعد میں، پہلے انسانیت.
सानिया का दिल वहीं टूटकर किरचियों में बिखर गया। कुदसिया अपने कमरे में बैठी थी, दोनों हाथों में सर थामे। कुछ देर बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि कोई उसके लिए यूं आवाज उठाएगा, वो भी अली जैसा शख्स जिसे पूरा खानदान मुस्तकबिल का शहजादा समझता था। ये सब सोचते हुए उसके हाथ से सब्ज चाय का कप छलक गया। वो घबराकर उठने लगी, मगर दरवाजे पर दस्तक हुई। कुदसिया साकित। दरवाजा खुला। अली वो दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था, हाथ में एक मोटा तौलिया पकड़े। ये ले आओ, बाहर सर्दी थी, तुम पूरी भीग गई हो। कुदसिया ने धड़कते दिल के साथ तौलिया पकड़ा, नजरें नीची। शुक्रिया। अली कुछ सेकंड उसे देखता रहा, जैसे उसकी खामोशी को पढ़ रहा हो। कुदसिया, तुम्हारी उम्र है पढ़ने की, इस घर में काम वाली बनने की नहीं। उसके सीने पर एक अजीब सा बोझ उतर गया। किसी ने पहली बार उसके वजूद को, उसकी मेहनत को, उसकी कुर्बानी को नाम दिया था। उसने आहिस्ता से कहा, खालाएं नाराज हो जाएंगी। अली ने इस बात पर खुश हंसी। खालाएं दुनिया चला रही हैं क्या? और फिर मुझे उनसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। ये जुमला सुनकर कुदसिया का सांस रुक गया। अली ने दरवाजा बंद करने से पहले आखिरी बात कही, आज शाम नीचे ना आना, तुमने बहुत काम किया है, आराम करो। और अगर किसी ने बुलाया मुझे बता देना। वो ये कहकर चला गया। कुदसिया का दिल धड़क धड़क कर खुद से लड़ रहा था। क्यों वो उसके लिए इतना बदल रहा है? सब खवातीन जमा थी और मौजू सिर्फ एक था, अली क्यों उसके लिए खड़ा हो गया। सानिया के चेहरे पर गुस्से और हार का मलगूबा था। ये लड़की मेरे सामने आ ही क्यों जाती है, वो बड़बड़ाई। बड़ी खाला ने दांत पीसते हुए सरगोशी की, इससे पहले कि ये लड़की हमारे रास्ते में आकर पूरी कहानी खराब करे, हमें कुछ करना होगा। सानिया की आंखों में एक तीर चमका। अच्छा, फिर कल सुबह देखना मैं क्या करती हूँ। उसी रात अली के कमरे के बाहर अली खड़ा था, हाथ में फोन, आंखों में अजीब सी संजीदगी। बाबा, मैंने कुछ सोचा है। वो रुका। कुदसिया के बारे में। और दूसरी तरफ बैठे उसके वालिद की हैरत भरी आवाज आई, कुदसिया कौन? अगले हिस्से में जानेंगे कि अली ने अपने वालिद को क्या फैसला सुनाया और सानिया ने अगली सुबह कुदसिया के रास्ते में कौन सा नया इम्तिहान खड़ा कर दिया। सुबह का सूरज पूरी शिद्दत से अभी निकला भी नहीं था कि शाह हाउस के अंदर पहले ही साजिशों की हवा चल रही थी। बड़ी खाला, छोटी खाला और सानिया नाश्ते की मेज पर इकट्ठा बैठी थीं और तीनों के चेहरों पर एक ही रंग था, जलन, बेचैनी और बदगुमानी। सानिया तो खास तौर पर रात से जाग रही थी, नींद के बजाय उसे एक ही ख्याल खाए जा रहा था। आखिर अली ने कुदसिया के लिए इतनी सख्ती क्यों दिखाई? उसने मेज पर हाथ मारकर कहा, आज मैं देखती हूँ कि वो लड़की कैसे घर में आराम करती है। उसे समझाना होगा कि वो कौन है और कहाँ खड़ी है। बड़ी खाला फातेहाना अंदाज में सर हिलाती, बिल्कुल, इसकी ये नई इज्जत अफजाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बच्ची होने का फायदा उठा रही है। छोटी खाला ने बात में तेज नमक छिड़का, अगर वक्त पर इसे ना रोका तो कल को इसकी वजह से सारा घर उलट जाएगा। तीनों ने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां किसी भी वक्त कुदसिया उतर सकती थी। लेकिन सबकी हैरत की इंतहा रही जब कुदसिया आई ही नहीं। वो हमेशा सबसे पहले जागती थी, सबसे ज्यादा काम करती थी, मगर आज उसका कोई निशान ना था। सानिया ने तड़प कर कहा, ये आज इतने मजे से सो कैसे रही है? इधर कुदसिया वो पहली बार बरसों बाद पुरसुकून नींद से जागी थी। शायद लंबी थकन का असर था, शायद अली की कल की बातें दिल में अजीब सी हिम्मत पैदा कर गई थी। आंखें खोली तो नरम सी रोशनी पर्दों में से छिनकर अंदर आ रही थी, जैसे कमरा भी उससे कह रहा हो, आज खुद का ख्याल रख लो। फिलहाल उसे यही नहीं मालूम था कि नीचे उसके खिलाफ तीनों खालाएं जंगी प्लान बना रही थी। कुदसिया जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली, सानिया सीढ़ियों पर ही खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे घात लगाकर रखा हो। अच्छा, तो बड़ी बी को आज नींद बहुत आ रही थी, सानिया ने तंज के साथ कहा, हाथ कमर पर रखकर। कुदसिया ने आहिस्तगी से जवाब दिया, तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा आराम कर लिया। अच्छा, सानिया उसकी इतने नरम लहजे से मजीद चिढ़ गई। तुम तो हमारे सामने फरिश्ता बन जाती हो
और पीछे से अली भाई को पटाने की पूरी कोशिश। कुत्सिया जैसे पत्थर की बन गई। उसके सीने में चुभन सी हुई। मैं ऐसा कुछ नहीं। चुप! सानिया ने उंगली इसके चेहरे के सामने कर दी। तुम जैसी सादा शक्लें अक्सर सबसे खतरनाक होती हैं। कुत्सिया ने निगाहें नीची कर लीं। आंखों में हल्की नमी उतर आई। वो हमेशा खामोश रहती थी, मगर आज उसके दिल में अजीब इस्तिराब था। सानिया, मैं किसी को मुतासिर नहीं कर रही। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि... झूठ मत बोलो, सानिया गर्जी। कल रात अली भाई ने तुम्हें सबके सामने बचाया था। क्यों? हमारे लिए क्यों नहीं किया? कुत्सिया खामोश रही। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। शायद खुद अली के पास भी नहीं था। तभी सीढ़ियों के पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। बस! सानिया के कदम थम गए। अली खड़ा था, सफेद टी शर्ट, नेवी ट्रैक पैंट और चेहरे पर वही संजीदगी जो किसी की हमाकत को बर्दाश्त करने से इनकार करते। सानिया, तुमने अपनी हदें अबूर कर ली हैं। सानिया का चेहरा फीका पड़ गया। भाई, मैं तो बस क्या? उसे बदनाम करोगी, नीचा दिखाओगी? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उससे यूं बात करोगी? सानिया के पास कहने को एक लफ्ज भी ना था। कुत्सिया के कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। वो चाहती थी कि कहीं छुप जाए, कहीं गुम हो जाए, मगर अली सीधा उसकी तरफ आया। एक कदम, फिर दूसरा, और वो इसके सामने रुककर बोला, कुत्सिया, तुम ठीक हो? कुत्सिया बस सर हिला सकी। सांसें कांप रही थी। अली ने धीमी आवाज में कहा, आइंदा अगर किसी ने तुमसे ऐसी बात की तो उसे मेरे सामने जवाब देना होगा। तुम अकेली नहीं हो। कुत्सिया के दिल जैसे सीने में पिघल सा गया। इसके गले में रुंधापन आ गया। वो कुछ भी ना कह सकी। सानिया ये सब देखकर अंदर से फट रही थी। वो जबरदस्ती मुस्कुराई, मगर उसके अंदर की चीखें दूर तक सुनाई दे रही थी। ठीक है भाई, जो आप कह रहे हैं। लेकिन उसकी आंखों में वाज़ेह आग थी और कुत्सिया बखूबी समझ गई थी, ये आग अभी बुझने वाली नहीं। अली के वालिद ने फोन पर आखिर क्या फैसला किया और सानिया अगला वार किस तरह करेगी, क्योंकि वो इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं। रात के उसी लम्हे जब सानिया गुस्से से भरकर अपने कमरे में गई थी, अली अपने कमरे में बंद होकर फोन कान से लगाए खड़ा था। दूसरी तरफ उसके वालिद की भारी पुरसकून आवाज थी। हाँ अली, क्या बात है? तूने जरूरी कहकर फोन किया है, खैर तो है? अली एक लम्हे को खामोश रहा। वो अल्फाज ढूंढ रहा था, मगर अजीब बात ये थी कि पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। और फिर अचानक वो बोल पड़ा, बाबा, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? अली ने गहरी सांस ली। मैं कुत्सिया को पढ़ाई के लिए अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। एकदम खामोशी छा गई। दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। कुत्सिया कौन है? ये वही सवाल था जिसे सुनकर अली की नजरें खुद से भी बचने लगीं। बाबा, वो एक रिश्तेदार की बेटी है। यहाँ शहर में रहकर पढ़ रही है, लेकिन उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता। अच्छा सलूक नहीं होता? क्यों? अली ने सख्त लहजे में कहा, क्योंकि वो सीधी है, चुप है, सादगी पसंद है। लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। मुझे ये पसंद नहीं। उसके वालिद की बात आई। वहां सब ठीक तो है ना? कोई बात छुपा तो नहीं रहा? अली की आवाज उस लम्हे अजीब संजीदा थी। बाबा, मैंने कभी किसी के लिए ऐसे नहीं सोचा, ना किसी को अपने बारे में इतनी फिक्र हुई, लेकिन ये लड़की मुख्तलिफ है। वो रुका, फिर धीरे से बोला, मुझे लगता है वो महफूज सिर्फ मेरे साथ है। फोन के दूसरी तरफ जैसे कोई लम्हों तक बैठा बात का वजन समझता रहा। फिर वालिद ने भारी आवाज में कहा, बेटा, अगर वाकई तुमने दिल से फैसला किया है तो फिर मैं तुम्हारी बात पर एतमाद करता हूँ, लेकिन कोई जल्दबाजी मत करना। और अगर तू उसे पढ़ाई के लिए ले जाना चाहता है तो ये सोच ले कि दुनिया क्या कहेगी। मुझे दुनिया की फिक्र नहीं बाबा। तो फिर ठीक है, कल मैं चचा से बात कर लूँगा। लेकिन अली, जी बाबा, उस लड़की को हमारी इज्जत देना, उसकी हिफाजत करना, क्योंकि मैं तेरे फैसलों पर यकीन रखता हूँ।
पर उन लड़कियों पर नहीं जो उसके आसपास गर्दिश कर रही हैं। अली ने सर झुकाकर कहा, मैं समझ गया बाबा, मैं कल फैसला सुना दूंगा। फोन बंद हुआ, लेकिन अली के अंदर कई रातों का बोझ हल्का हो गया था। अगली सुबह सानिया का अगला वार। कुत्सिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी कि सानिया ने उसका रास्ता फिर रोक लिया। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब जहरीली मुस्कुराहट थी। कुत्सिया, आज तो मेरी मदद करोगी, ठीक है? उसका लहजा शहद में लिपटे जहर जैसा था। कुत्सिया ने हैरत से पूछा, कैसी मदद? बस थोड़ा सा काम है, अली भाई की शर्ट को प्रेस कर दो, वो मेरी नहीं हो रही। कुत्सिया चौंकी, मेरी क्लास है। हाँ, तुम्हारी क्लास, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी मसरूफियात। सानिया ने तंजिया कहकहा लगाया। इतनी अहम बातें तो जब सामने आती हैं जब अली भाई पास ना हो। कुत्सिया ने सांस रोका, कुछ कहना चाहा, मगर सानिया ने उसकी बात ही नहीं सुनी। चलो शर्ट ले लो, वरना मैं यही बता दूंगी कि तुम्हें भाई की चीजों को हाथ लगाना अच्छा लगता है। ये जुमला तीर की तरह लगा। कुत्सिया के हाथ कांप गए। वो नहीं चाहती थी कि उसके बारे में बातें फैले, खास तौर पे उस बारे में नहीं। जलती हुई आंखों के साथ और कांपते हाथों के साथ उसने शर्ट ली, प्रेस गरम किया, सांस संभालकर काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो शर्ट प्रेस कर रही थी, हादसा हो दिया। प्रेस का गर्म किनारा शर्ट के एक हिस्से को ऐसे लगा जैसे लकीर सी जल गई हो। कुत्सिया का दिल हलक में आ गया। या अल्लाह! उसने कपड़ा उलट पलट कर देखा, लेकिन निशान वाज़ेह था। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सानिया! वो शर्ट देखते ही चीख उठी। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी अली भाई की इंपोर्टेड शर्ट थी, तुमने जला दी। जानती हो इसकी कीमत? कुत्सिया पीछे हट गई, उसका दिल धड़क रहा था। मैंने जानबूझकर नहीं, चुप रहो। सानिया की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। आज अली भाई को पता चलेगा कि तुम क्या हो, एक मुसीबत। कुत्सिया की सांस रुक गई, और फिर जैसे वक्त रुक गया हो, कमरे के बाहर से अली की आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? कुत्सिया ने पलट कर देखा और सानिया पल भर में खामोश हो गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सानिया की चीख जैसे किसी ने एकदम मौकूफ कर दी हो। कुत्सिया प्रेस के पास साकित खड़ी थी, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, और दरवाजे के पास अली खड़ा था, भवें जुड़ी हुई, चेहरा संजीदा, आंखों में इस हद तक गहरी खामोशी कि सानिया के पांवों तक कांपने लगे। अली ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? सानिया ने जल्दी से सांस संभाला, बालों की लट पीछे की और मसनूई लरसती आवाज में बोली, भाई ये देखे, ये। उसने जल्दी से जली हुई शर्ट उठा ली। इसने आपकी शर्ट जला दी। मैं तो सिर्फ इसे प्रेस करने के लिए दे रही थी, मगर इसे तो करने ही नहीं आता। कुत्सिया का दिल हलक में आकर अटक गया। उसने हिम्मत करके कहा, मैं बस। चुप! सानिया ने फौरन उसकी बात काट दी। आपको पता है भाई, ये हमेशा गलतियां करती है। मैं तो सिर्फ आपके लिए। सानिया! अली की आवाज इतनी सख्त थी कि बात अधूरी रह गई। उसने हाथ बढ़ाकर शर्ट ली। जली हुई लकीर साफ नजर आ रही थी। लम्हा भर को उसने शर्ट नीचे देखी, फिर नजरें उठाकर सानिया को घूरा। ये मेरी शर्ट है, मुझे पता है इसकी कीमत, लेकिन एक चीज की कीमत ज्यादा है, इंसानियत की। सानिया का रंग फीका पड़ने लगा। भाई मैं तो, मेरा मतलब। अली ने उसकी बात सख्ती से रोक दी। तुम जानती हो कि कुत्सिया आज सुबह ठीक नहीं थी, फिर भी तुमने उसे परेशानी में काम दिया, क्यों? सानिया हकलाने लगी। वो, मैं तो बस मदद चाह रही थी। मदद? अली ने तंज से कहा, या बदला? सानिया का मुंह खुल गया। वो बोलना चाहती थी, मगर आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुत्सिया ने हाथ मरोड़ते हुए धीरे से कहा, मैंने वाकई गलती से जलाया है, जानबूझकर नहीं। अली फौरन उसकी तरफ मुड़ा। कुत्सिया, तुम कुछ मत कहो, मैं देख रहा हूँ सब। कुत्सिया का दिल लम्हे भर को रुक सा गया। कोई उसे बचा रहा था, और ये बात सानिया के दिल पर खंजर की तरह लगी। अली भाई, आप इस लड़की के लिए मुझ पर शक कर रहे हैं? सानिया की आवाज टूटने लगी।
میں شک نہیں کر رہا ثانیہ، مجھے یقین ہے کہ تم غلط ہو۔ اس جملے نے جیسے پورا منظر بدل دیا۔ قدسیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اتنی زور سے نہیں روئی تھی مگر اس کی پلکوں کی نمی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے پہلی بار کسی نے اس کی بات بغیر صفائی مانگے سنی تھی۔ علی نے جلی ہوئی شرٹ طے کی، ایک طرف رکھی اور نرم لہجے میں قدسیہ سے کہا، یہ چھوڑ دو، تم یونیورسٹی کے لیے تیار ہو، میں ڈراپ کر دوں گا۔ ثانیہ کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ آپ اسے یونیورسٹی چھوڑنے جائیں گے؟ اسے؟ میں بھی تو کبھی کبھی۔ ثانیہ! علی کی آواز کمرے میں گونجی۔ میں نے کہا نا، تمہاری حدیں ختم ہو گئی ہیں۔ قدسیہ کے بارے میں آئندہ تمہاری زبان نہ چلے۔ ثانیہ کا دل ٹوٹ گیا تھا، ہونٹ کانپ کرے تھے، آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ وہ رکی، کچھ بولنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ آخر اس نے شرٹ زور سے بیڈ پر پھینکی اور غصے میں وہاں سے نکل گئی۔ کمرے میں صرف 2 لوگ رہ گئے، علی اور قدسیہ۔ قدسیہ دھیرے سے بولی، میں نے واقعی غلطی سے سیا۔ علی نے اسے اس نام سے پہلی بار پکارا۔ غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں۔ تم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، اور ہاں، کسی کو تم پر آواز اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ قدسیہ کی سانس ہلکی سے لرز گئی، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ علی نے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے پریس کا پلگ نکالا اور کہا، چلو باہر نکلو، میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں، اور آج کے بعد کوئی کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھیں نرمی سے چمک رہی تھیں۔ قدسیہ نے سر ہلایا اور وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ پیچھے دروازے کی درزوں سے ثانیہ گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، چہرے پر غصے، حسد اور شکست کا پیچیدہ سا سایہ۔ گاڑی جیسے ہی شاہ ہاؤس کے دروازے سے باہر نکلی، اندر کا ماحول یکدم پرسکون ہو گیا۔ قدسیہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئیں، دل میں عجیب سا کھچاؤ۔ علی ڈرائیونگ کر رہا تھا، خاموش، مگر اس کی خاموشی میں کسی عجیب سے خیالوں کا شور تھا۔ کچھ پل گزرے، پھر اس نے آہستگی سے کہا، سیا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ قدسیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں؟ نہیں تو؟ جھوٹ بولنے میں تم بہت کمزور ہو۔ علی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ قدسیہ نے نظریں جھکا لی۔ میں صرف کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم خود ناراض ہونے کا حق نہیں رکھتی۔ علی نے پل بھر کو اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں غلط انداز میں باتیں سنائی جاتی ہیں، تم تکلیف سہتی ہو مگر جواب نہیں دیتی، کیوں؟ قدسیہ نے لمحہ بھر سوچا، پھر دھیرے سے کہا، کیونکہ میرے گھر والوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے یہاں بھیجا ہے۔ تم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، اور ہاں، کسی کو تم پر آواز اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ قدسیہ کی سانس ہلکی سے لرز گئی، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ علی نے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے پریس کا پلگ نکالا اور کہا، چلو باہر نکلو، میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں، اور آج کے بعد کوئی کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھیں نرمی سے چمک رہی تھیں۔ قدسیہ نے سر ہلایا اور وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ پیچھے دروازے کی درزوں سے ثانیہ گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، چہرے پر غصے، حسد اور شکست کا پیچیدہ سا سایہ۔ اس کے الفاظ میں غیر معمولی درد تھا۔ قدسیہ کو لگا جیسے زندہ رہنے کا کوئی دوسرا دروازہ کھل گیا ہو، مگر وہ خاموش رہی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے چچا سے فوراً بات کر سکتا ہوں، علی نے دھیرے سے کہا، لیکن فیصلہ تمہارا ہوگا، صرف تمہارا۔ قدسیہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ چاہتی تھی کہ ہاں کہہ دے، لیکن وہ ڈر رہی تھی، اپنے مستقبل سے، اپنے خاندان سے اور اپنے دل کی دھڑکن سے بھی۔ علی، مجھے سوچنے دیں۔ تم جتنا وقت چاہو لے سکتی ہو، اس نے نرمی سے کہا، لیکن یاد رکھو سیا، تم صرف ایک بوجھ نہیں ہو، تم کسی کی ذمہ داری نہیں، تم قابل ہو، مضبوط ہو، اور تمہیں جس نے بھی دبایا ہے وہ غلط ہے۔ قدسیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ پہلی بار اپنے بارے میں کسی کو یوں بولتے سن رہی تھی۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ اس دن یونیورسٹی سے واپسی پر علی نے قدسیہ کو ایک بار پھر سنجیدگی سے کہا، سیا، فیصلہ کر لو، میں پرسوں واپس جا رہا ہوں، اگر تم چاہو تو تم میرے ساتھ چلو گی؟ ایک بہتر زندگی، بہتر مستقبل، سب کچھ تمہارے لیے ہے، بس ایک ہاں چاہیے۔ قدسیہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا
और उसी शाम उसने वो फैसला किया जिसने कहानी की सिमत बदल दी। कुत्सिया ने अपने चचा, मामू और माँ से फ़ोन पर बात की। सब हैरान थे, मगर कुत्सिया की आवाज़ पहली बार मजबूत थी। अम्मी, मैं आपके ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। मुझे आगे पढ़ना है और अली ने कहा है कि वो मेरा साथ देगा। मैं हाँ कहती हूँ। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। फिर मुबश्शिरा बेगम की भराई हुई आवाज़ आई, मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जाओ जाओ उस जिंदगी की तरफ जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। ये सुनकर कुत्सिया की दुनिया बदल गई। 2 दिन बाद चचा जान, मामू, वालदा और चंद करीबी लोग गांव में जमा हुए। सादा सी रस्म हुई। कुत्सिया ने सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा, अली के सामने बैठ गई। मौलवी साहब ने निकाह के अल्फाज पढ़े और कुत्सिया ने धीरे से मगर पूरी दिल से कहा, कबूल है। अली की नज़रें उस पर से हट नहीं रही थीं। उसके लिए जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। निकाह के बाद जब वो दोनों रुखसत होने लगे, अली ने उसके करीब झुककर धीरे से कहा, आज से तुम कभी तन्हा नहीं रहोगी, ये वादा है सिया। कुत्सिया ने पहली बार बेखौफी से उसकी तरफ देखा और ये जान लिया कि उसने सही फैसला किया। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में अली ने उसका हाथ थामा हुआ था और कुत्सिया ने कान लगाकर सुना। उसकी अपनी दिल की धड़कन भी उसके साथ कदम मिला चुकी थी। यूं सादगी, दर्द, मुश्किलात और हिम्मत से भरपूर ये कहानी आखिरकार अपने खूबसूरत अंजाम तक पहुंच गई, जहां कुत्सिया सिर्फ एक लड़की नहीं रही